एबीए थेरेपिस्ट कहता है कि आपके बच्चे को ओटी की ज़रूरत नहीं है। ओटी कहता है आपके बच्चे को स्पीच की ज़रूरत नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट कहता है कि आपके बच्चे को एबीए की ज़रूरत नहीं है। और एज अ पेरेंट हम सारे हो जाते हैं कंफ्यूज। सो एज अ पेरेंट, क्या चीज़ आपके बच्चे के लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी थेरेपी कराएं, कहाँ से शुरू करें, किसके पास जाए? आइए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों की हेल्प करना चाहूँगा इसी क्वेश्चंस के साथ। पहले हम समझते हैं कि ये सारी थेरेपीज है कौन कौन सी। तो अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड से डायग्नोस हुआ है तो कौन कौन सी थेरेपीज की ऑप्शंस हैं आपके पास। डेफिनेटली डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, किसी किसी केस में वो कहते हैं कि शायद फिजियोथेरेपी भी चाहिए, या फिर कई कहते हैं कि आपके बच्चे में बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा है तो बिहेवियर थेरेपी चलेगी, जिसे हम एबीए थेरेपी भी कहते हैं। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पहले स्पीच के साथ स्टार्ट करिए, अगर स्पीच में इम्प्रूवमेंट आ गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास पहले जाइए। और कई कहते हैं कि आप वेट ही कर लो, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखिए, पहले मैं एबीए थेरेपी समझाऊंगा। डेफिनेटली मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन को ही बोलूँगा बहुत अच्छा है, मगर ऐसा नहीं है। एबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रीट करने का। एबीए यूजुअली एक बिहेवियर मेथड होता है जिससे वो सब कुछ सिखाते हैं। यूजुअली ये कहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव बिहेवियर्स के साथ आप बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं। और इनफैक्ट उनके कोर्सेज में वो सब कुछ सिखाते हैं, जिसमें एकेडमिक्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इनफैक्ट मोटर स्किल्स को वो डेवलप भी करवाते हैं। इसके साथ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम उनके होते हैं, स्किल ट्रेनिंग उनकी होती है, एडीएल्स वो बच्चों को कराते हैं। तो डेफिनेटली एबीए इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट कोर्स जिसमें ऑटिज्म में यूजुअली वो वर्क करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंट किया जाए। इसी तरीके से ऑब्वियसली हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में पता है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि हम लोग स्किल्स पे बहुत वैल्यू देते हैं। हम एडीएल स्किल्स में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मोटर स्किल्स में वर्क करते हैं। राइटिंग हो गई, विजुअल परसेप्शन हो गया, विजुअल मोटर इंटीग्रेशंस हो गए, एंड सेंसरी सिस्टम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटिज्म में है कि बच्चे के सेंसरी सेटल्स किए जाएं। तो इस केस में हमें ओटीबी चाहिए होती है। स्पीच थेरेपिस्ट डेफिनेटली जिन बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम्स है, आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है, साउंड्स नहीं है, वर्ड्स नहीं है, या फिर उनके पास लैंग्वेज नहीं है, या फिर उनको वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस केस में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे को उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से उसकी थेरेपीज़ डिसाइड करनी चाहिए। लाइक कई पेरेंट्स होते हैं या फिर कई इनफैक्ट थेरेपीज़ होते हैं, बीइंग इन दिल्ली मैं बताऊँगा बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में चीज़ें चल रही होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट कहता है, देखिए आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए, लेकिन अभी ना उसका सिटिंग टॉलरेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मेबी यू कैन गो टू एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आप उनसे उसके सेंसरी को सेटल करवाइए, उसका सिटिंग टॉलरेंस बेटर कराइए, एंड देन फिर आप मेरे पास वापस आ सकते हैं। यूजुअली ये भी एक सही तरीका है। इसी तरीके से अगर मैं एबीए की बात करूँ, बिकॉज़ आई एम अ वेरी बिग एडमायर ऑफ एबीए थेरेपी आल्सो, एंड जैसे कि मैंने बोला कि हम सारे यहाँ पे इन सिंक होके काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एबीए थेरेपिस्ट ना प्रॉपर्ली सेंसरी सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं, इसमें सेंसरी इश्यूज इस बच्चे में बहुत ज़्यादा है, या जो मोटर स्किल्स हैं वो इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे बिकॉज मसल टोन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनको लगता है कि इसमें कोई पॉस्चर की प्रॉब्लम है, या फिर मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हाइपर एक्टिविटी इस इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो वो फिर ओटी में रेफ़र कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं ओटी की बात करूं, कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं और हमें लगता है कि नहीं, इसकी सेंसरी नीड्स को हमने काफ़ी कंट्रोल कर दिया है, अब ये बच्चा काफ़ी सेटल्ड है, इसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, इनफैक्ट अब लगता है कि ही शुड बी रेडी फॉर द कॉग्निटिव स्किल्स, पढ़ाई लिखाई के लिए, अब स्पीच इमिटेशंस उसके बेटर होने चाहिए। तो उस केस में हम लोग भी ट्राई करते हैं बच्चे को एबीए में रेफ़र करने का या फिर स्पीच में रेफ़र करने का। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी आपके बच्चे में उस टाइम एट रेलिवेंट इश्यूज चल रहे हैं,
तो आपको थेरेपी भी उसी तरीके से प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। ये कहना कि ओटी अच्छी है और एबीए बेकार है या स्पीच अच्छी है और ओटी बेकार है, ये कहना बिल्कुल गलत है। सो क्या किया जाए एज अ पेरेंट, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सी थेरेपी कब रिक्वायर्ड ज़्यादा है? देखिए, फाउंडेशंस की मैं अगर बात करूं, ब्रेन डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत प्राइमरी रोल निभाता है। बिकॉज जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना छोटा बच्चा होगा, जितना उसका ब्रेन रॉ होगा, उतना ही हमें सेंसरी स्टिमुलेशंस देनी है, उतने ही अच्छे तरीके से हमें उसके सेंसरी सिस्टम्स को डेवलप करना है, ताकि उसकी आगे की जर्नी, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा, जब हम सेंसरी सिस्टम्स की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी प्राइमरी थेरेपी बन जाती है। और एज अ पेरेंट, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मोटर स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, वो हाइपर एक्टिव था लेकिन अब उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ गई है, और आपको लगता है कि जो ओटी थेरेपी में मेरा बच्चा जा रहा है वो सारे स्किल्स लगभग कैचिंग, थ्रोइंग या फाइन मोटर्स के या एडीएल्स के स्किल्स वो अब डेवलप करने लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, या फिर उसका जो एकेडमिक लेवल है, या फिर उसका जो इम्पल्सिवनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के बिहेवियर्स ही मेन प्रॉब्लम है, सेंसरी सिस्टम काफ़ी सेटल्ड है, तो हो सकता है कि आपको एबीए थेरेपी की ज़रूरत पड़े। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे के स्किल्स तैयार हैं और आपको लगता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, अब उसकी स्पीच नहीं आ रही, उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, तो स्पीच थेरेपी एज वेल एज लैंग्वेज थेरेपी के लिए आपका बच्चा जाएगा। ये 3 थेरेपीज़ एक्चुअली इन सिंक में भी चलती हैं, बिकॉज़ अब जैसे मैंने आपको बताया कि एबीए में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो रही हैं, जो ओटी में नहीं कवर हो रही। जो ओटी में काफ़ी चीज़ कवर हो रही हैं, जो शायद स्पीच थेरेपिस्ट या एबीए नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं या स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जो कि बाकी एबी और ओटी में नहीं हो रहा। तो अब किया क्या जाए? कैसे कैसे अब बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाए? कौन-कौन सी थेरेपीज़ के साथ स्टार्ट किया जाए? अगर आप मुझसे पूछेंगे, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आप ना पहले अपने माइंड से ये मिथ निकाल दीजिए कि जितने ज़्यादा सेशंस मैं अपने बच्चे के लूँगी, मेरा बच्चा उतना डेवलप होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है जो ऑलरेडी कुछ बिहेवियर्स दिखा रहा है मुझे, मैं जितना भी बड़ा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मुझे उस बच्चे को डील करने के लिए अपनी एक बिहेवियर स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी। अब इस केस में अगर मेरे पास कोई एबीए थेरेपिस्ट है जो ऑलरेडी उस सर्टेन बिहेवियर्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ पेरेंट्स के साथ शेयर कर चुका है, या फिर वो अपने अपने सेंटर में उस बच्चे के साथ यूज़ कर रहा है, वह वो स्ट्रैटेजीज़ एबीए से ले सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी मेरे लिए रहेंगी। बिकॉज़ जैसे एबीए थेरेपिस्ट उस बच्चे को डील कर रहे हैं, वो मुझे सिखा सकते हैं कि देखिए कि आपको भी इसी तरीके से इस बिहेवियर को डील करो। बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक इंसान जो किसी एक स्पेसिफिक बच्चे के साथ डील कर रहा है, वो एक ही तरीके से डील करे, इन सिंक होके डील करे, ताकि बच्चे के बिहेवियर्स अगर आते हैं तो बच्चे को भी पता लगे कि इस बिहेवियर में मेरे साथ ऐसे डील किया जा रहा है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के साथ। इसी तरीके से कई बार हम लोग इन सिंक स्पीच थेरेपिस्ट और हम काम करते हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट हमें कॉल करके कहते हैं कि सर आई थिंक कि ही हैज़ द वर्ड्स बट ही इज़ नॉट एबल टू मेमोराइज द थिंग, और मे बी ही इज़ नॉट एबल टू प्लान, वो प्लान नहीं कर पा रहा कि उसको बोलना क्या है। उस केस में वो कहते हैं कि सर आप ना इसके स्किल्स डेवलप करो, इसके प्लानिंग स्किल्स डेवलप करो, इसके फिजिकल स्किल्स डेवलप करो, एंड वी होप कि अगर फिजिकल स्किल्स डेवलप होंगी तो उसका डेफिनेटली स्पीच में फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर कोई बच्चा स्पीच में जा रहा है तो उसको भी ओटी की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि आप सारी थेरेपीज़ एक साथ भी चला सकते हैं, इनफैक्ट आपको सारी थेरेपीज़ एक साथ चलानी चाहिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप सारे प्रोफेशनल्स ये बात माने कि दूसरी थेरेपी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की थेरेपी आप बच्चे को दे रहे हैं, और सारे प्रोफेशनल एक सिंक में आके काम करें। पेरेंट्स को ऑब्वियसली मिडिल में रखें, बिकॉज पेरेंट्स ही सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेटर्स होंगे हम सारों प्रोफेशनल्स के बीच में।
तो आई थिंक कि बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। सो पेरेंट्स ये कहना कि पहले ये थेरेपी चाहिए या पहले वो थेरेपी चाहिए, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। ये जो डिसीजन है ये थेरेपिस्ट को लेना चाहिए, पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि सी देखिए मुझे लगता है कि अब आपका बच्चा जो है काफ़ी कुछ सीख चुका है, अब ये चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस में रखनी है, जो आप घर पे प्लीज़ कराते रहिए, मेरे सेशंस कम करिए। आई थिंक कि ओटी में अब इसको वंस इन अ वीक ही बहुत होगा, या मेंटेनेंस के लिए 15 डेज में आप एक सेशन लीजिए, और ज़्यादा एम्फेसाइज आप स्पीच में करो या स्पेशल एड में करो या स्कूल रेडीनेस में करो या एबीए में करो। इसी तरीके से बाकी प्रोफेशनल्स भी इन सिंक होके बात कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल्स, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ आप इन सिंक पे वर्क करिए। एंड पेरेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब असेसमेंट में जाए ना, तो आप बच्चे की हर तरीके की असेसमेंट करवाइए, आप हर प्रोफेशनल से मिलिए, बिकॉज आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड फिर डिसाइड करिए कि प्राइमरी थेरेपी कौन सी होनी चाहिए, सेकेंडरी थेरेपीज कौन सी होनी चाहिए, कौन सी थेरेपीज पैरेलल चलनी चाहिए, वो सब डिसीजंस आप ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन स्टेट है, कई पेरेंट्स मेरे पास यही सवाल लेके आते हैं। अगर आपको कुछ भी और इसके रिगार्डिंग पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों के आंसर्स दूँ।